जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और इस वीडियो में हम बिहार स्टेनोग्राफर में आए हुए साइंस के क्वेश्चंस की बात करेंगे। साइंस के क्वेश्चंस को लेकर काफ़ी सारे कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि साइंस की एनालिसिस भी की जानी चाहिए। सो हियर वी आर। और बैच के बारे में जो ज़्यादा जानकारी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले सकते हैं। तो हमने कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कवर किए थे, नाउ हम साइंस के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो ये रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं अगर रनिंग रेफ्रिजरेटर के डोर को किसी रूम में ओपन छोड़ दिया जाए तो कौन सी बात देखने को मिलेगी। रूम जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, रूम धीमे धीमे गर्म हो जाएगा, जो रूम का टेम्परेचर है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या रेफ्रिजरेटर ही काम करना बंद कर देगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, रेफ्रिजरेटर क्यों काम करना बंद करेगा, या फिर टेम्परेचर ऐसा नहीं अनअफेक्टेड रहेगा। COD तो हम बहुत ईजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ए और बी में जो बात है, तो अगर आप थोड़ा इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझें तो जो रेफ्रिजरेटर है दोस्तों, ये कोल्ड नहीं क्रिएट करता है। इनके अंदर की जो हीट है, जो यानी जो फ्रीजर या जो रेफ्रिजरेटर के कंपार्टमेंट है, उस हीट को ये रिमूव करता है और बाहर भेज देता है, बाहर थ्रो कर देता है। ये है वर्किंग प्रिंसिपल। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कंडेंसर है दोस्तों, और ये यहाँ से हीट रिलीज टू रूम, तो हीट जो है वो बाहर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये अंदर के जो भी हीट है उसको ये बाहर करने का काम करता है रेफ्रिजरेटर। अगर आपने रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया रूम में, तो क्या होगा कि जो रेफ्रिजरेटर है वो like the refrigerator keeps taking heat from the room air entering through the open door। यहाँ से जो वार्म एयर एंटर कर रहा है, ये जो वार्म एयर एंटर कर रहा है उसे ये रिलीज कर देगा। तो इस केस में क्या होगा, सेम हीट जो है वो रिलीज बैक हो जाएगा रूम में, प्लस एक्स्ट्रा हीट जो मोटर या कंप्रेसर की वजह से प्रोड्यूस होगा। तो जैसे रेफ्रिजरेटर हीट तो ले ही रहा है रूम एयर से, प्लस हीट जो है वो रिलीज बैक हो रहा है रूम में कंडेंसर के थ्रू। ये कंडेंसर देखिए आप। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यूज कर रहा है कंप्रेसर, वो भी तो हीट में बदल रहा है। तो नेट रिजल्ट ये आएगा कि रूम जो है वो हल्का गर्म हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर खुद में ठंडा नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, अंदर के गर्म हवाओं को बाहर भेज रहा है, जिससे ये अंदर का जो कंपार्टमेंट है वो ठंडा हो जा रहा है, और यहाँ पे हम जो चीज़ें रख रहे हैं वो ठंडी रह रही हैं। तो ये यहाँ पे ओवरऑल लॉजिक है। अगर आप इस चीज़ को इस तरह से समझ पाते हो तो डेफिनेटली फिर ये समझ आता है कि कंप्रेसर बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट मेन कंपार्टमेंट रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर ही है, और इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये स्टेप्स हैं, अगर आप इन्हें पढ़ लोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड को, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए, नहीं ऑप्शन बी। ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन पहली बार पूछा गया है, पहले भी आप देखो तो इन्होंने पूछा था कि अगर रेफ्रिजरेटर के डोर्स को ओपन छोड़ दोगे कुछ घंटों के लिए तो रूम का टेम्परेचर क्या होगा, स्लाइटली बढ़ जाएगा। सो आंसर शुड बी ऑप्शन बी। और इसका रीजन और लॉजिक हम साफ तौर से समझ रहे हैं, जब गर्म हवा यहाँ एंटर कर रही है और कंडेंसर से बाहर जा रही है। क्यों? क्योंकि ये हीट जो है वो रिलीज कर दिया जा रहा है रूम में, और अंदर का जो टेम्परेचर है वो कम रह जा रहा है, और इस तरीके से ये चीज़ें काम कर रही हैं। तो ये CAPF 2025 में आपसे पूछा गया कि जो वर्किंग प्रिंसिपल है रेफ्रिजरेटर का वो किस पे बेस्ड है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, प्लैंक्स के रेडिएशन लॉ पे, या रीले जीन्स के लॉ पे। तो रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है आप तो समझ ही गए कि ये हीट को ट्रांसफर करने का काम करता है फ्रॉम अ कोल्डर रीजन टू अ हॉटर रीजन। हॉटर रीजन मतलब रूम के बाहर जो फ्रिज के बाहर का पार्ट है ना, रेफ्रिजरेटर के बाहर का जो पार्ट है। तो अगर हम इस तरह से देखें कि रेफ्रिजरेटर के केस में क्या हो रहा है, तो जो सेकेंड लॉ है ना थर्मोडायनेमिक्स का, वो ये कहता है कि हीट नेचुरली फ्लो करती है फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। तो अगर हीट को ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवाना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवाने का मतलब ये जो कोल्ड पार्ट है इससे लेकर बाहर वाले पार्ट की तरफ हीट को पहुंचाना है, तो उस केस में हमें एक्सटर्नल वर्क यानी इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करना होगा। और इसी तरह से रेफ्रिजरेटर वर्क करता है। जो कंप्रेसर है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ करता है, जो रेफ्रिजरेंट है वो एब्जॉर्ब करता है हीट को फ्रॉम इनसाइड द फ्रिज, और इसके बाद फिर ये रिलीज कर देता है हीट आउटसाइड इनटू द रूम। तो रेफ्रिजरेटर किस पे वर्क कर रहा है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ये लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ होता है, ठीक है। तो ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है। प्लांक्स का रेडिएशन लॉ क्या है, ये बेसिकली बताता है कि ब्लैक बॉडी कितना रेडिएशन एमिट करती है, तो ये भी नहीं है। रिले जीन्स का लॉ क्या, ये तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ये भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दो स्टेटमेंट दिए गए, असर्शन और रीजन। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा करेक्ट है। पहला कह रहे हैं जो दो बार मैग्नेट होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं व्हेन दे आर बॉट नियर टू ईच अदर विद द सिमिलर पोल्स। और दूसरा कह रहे हैं अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो अगर हम इसमें देखें क्या सही आंसर होगा, देखिए जो पहला कह रहे हैं ना पोल के बारे में, कि जो बार मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करते हैं तब जब वो नियर होते हैं विद द सिमिलर पोल्स। ये बात एक्चुअली
गलत है, क्योंकि सिमिलर पोल्स के केस में क्या होता है, सिमिलर पोल्स के केस में जो मैग्नेट्स हैं वो रेपल करते हैं एक दूसरे को, है ना। ये आप इमेज देखो और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन है, ये साउथ नॉर्थ है और ये साउथ नॉर्थ है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये अनलाइक पोल्स है, क्योंकि ये वाला हिस्सा नॉर्थ है, ये साउथ है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पर लाइक पोल्स के केस में हम देख रहे हैं कि जब इनका सिरा दोनों नॉर्थ पोल को इंडिकेट कर रहा है, तब ये एक दूसरे को रेपल कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं, है ना। बट यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए कहते हैं अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, जबकि लाइक पोल्स रेपल करते हैं। और अगर हम इस केस में देखें तो कह रहा है जो दो बार मैग्नेट हैं वो अट्रैक्ट करते हैं जब वो सिमिलर पोल्स में होते हैं, तो ये बात तो गलत हो गई, है ना। और यहाँ पे कह रहे हैं अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करता है, ये बात सही है। तो असर्शन यहाँ पे गलत है, बट रीजन सही है। सो आंसर शुड बी ऑप्शन डी। सीडीएस 2016 में एक शानदार क्वेश्चन पूछा गया था बार मैग्नेट के ऊपर। पहला कह रहे हैं जो पोल स्ट्रेंथ है नॉर्थ पोल का और बार मैग्नेट वो बड़ा होता है साउथ पोल के स्ट्रेंथ के मुकाबले। दूसरा कह रहा है बार मैग्नेट के टुकड़े को जो आप परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हो टू इट्स एक्सिस, तो नॉर्थ और साउथ पोल सेपरेट हो जाते हैं। तीसरा कह रहे हैं जब बार मैग्नेट के टुकड़े को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हो तो दो नए बार मैग्नेट बनते हैं। चौथा कह रहे हैं जो बार मैग्नेट के पोल्स होते हैं अनइक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होते हैं नेचर में। दोस्तों यहाँ पे जो पहला है वो साफ तौर से गलत है। नॉर्थ और साउथ दोनों पोल्स जो है बार मैग्नेट के वो सेम स्ट्रेंथ के होते हैं, है ना, तो पहला गलत है। दूसरा कह रहा है जब बार मैग्नेट के पीस को आप परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करोगे तो नॉर्थ और साउथ पोल सेपरेट हो जाएंगे, ये तो गलत है ना। नॉर्थ और साउथ पोल कैसे सेपरेट होंगे दोस्तों? जब आप एक बार मैग्नेट के पीस को बाइसेक्ट करोगे परपेंडिकुलर तो दो नए बार मैग्नेट बनेंगे, है ना, तो जिसका नॉर्थ और साउथ पोल भी होगा ऑब्वियसली। सो आंसर यहाँ पे सी सही है, सी। वैसे मैंने आपको सिखाया है जब दो सेम स्टेटमेंट हो और यहाँ पे बस थोड़ी सी चेंजेस किए जाए तो दोनों में से कोई एक गलत होगा, सिंपल सी बात है ना। दो बातें एक साथ सही नहीं हो सकती। तो हर जो आधा टुकड़ा है बार मैग्नेट का वो एक स्मॉलर कंप्लीट मैग्नेट बन जाता है विथ इट्स ओन नॉर्थ एंड साउथ पोल, इसका खुद का नॉर्थ और साउथ पोल हो जाता है। बाकी कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में तुमने देख लिया, बट ये चीज़ें भी आपको समझनी चाहिए कि जो मैग्नेटिक पोल्स है वो आइसोलेट नहीं होते हैं, है ना। हर एक जो टुकड़ा है वो एक कंप्लीट मैग्नेट बन जाता है विथ बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो आंसर यहाँ पे सी है। ये सवाल देखिए, कुकिंग पॉट आर प्रोवाइडेड विथ वुडन हैंडल्स, तो लकड़ी के हैंडल्स होते हैं कई बार, और ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कलरफुल दिखते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, इजीली मिल जाते हैं। नहीं, ये तो आसान सवाल है, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बैड कंडक्टर। देखिए वुड एक बैड कंडक्टर होता है या इंसुलेटर होता है हीट का। जब कुकिंग पॉट को गर्म किया जाता है तो मेटल बॉडी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है ना। और यहाँ पे जो वुडन हैंडल है वो हीट को पास नहीं होने देते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। कई बार आप देखोगे तो वुड, प्लास्टिक, रबर या बेकेलाइट वगैरह के भी हैंडल यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें कुछ बॉडीज दिए अगर आपको अरेंज करना है लाइटर टू हेवियर मास इन मैग्नीट्यूड। एटम का मास, टोटल मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मास ऑफ टोटल सॉलिड मटेरियल ऑन अर्थ। और ये आपके ऑप्शन है, मैं जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आप ये सारी चीज़ें पढ़ करके अटेम्प्ट करो। तो इसमें अगर आप देखो ध्यान से तो एटम का मास सबसे कम होगा, तो ये दो तो हट जाते हैं साफ तौर से। अब हमें चेक करना है सेकेंड और थर्ड। तो यहाँ पे टोटल मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ कौन सा है थर्ड में, मास ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो ऑब्वियसली बात है सैटेलाइट जो है उसका मास कम होगा टोटल मास ऑफ अर्थ के मुकाबले, तो थर्ड आएगा। यानी अच्छा आंसर निकल के आ गया, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेकंड, ये सेकंड है। तो आंसर यहाँ पे डी है। और इसमें क्या गलत है? तो इसमें गलत नहीं, बट इसमें थर्ड और फोर्थ में अगर आप देखो, नहीं सेकेंड और फोर्थ में देखो कंपेरिजन में, तो यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि जो मास ऑफ टोटल सॉलिड मटेरियल है ये कम है, टोटल मास ऑफ अर्थ ज़्यादा है। क्योंकि अर्थ के टोटल मास में सॉलिड रॉक्स भी आते हैं जैसे क्रस्ट, मेंटल वगैरह। आउटर कोर का लिक्विड हिस्सा भी आता है, ओशंस एंड ग्राउंड वाटर भी आते हैं, तो एक्स्ट्रा चीज़ें भी आती हैं। तो सिंपल सी बात है, अर्थ का टोटल मास ज़्यादा होगा टोटल सॉलिड मटेरियल के मुकाबले। ठीक है, तो 4 के बाद 2 आएगा। आई होप आपको समझ आया ये। अब ये देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट कीप्स द अर्थ सर्फेस, तो बड़े आसान से सवाल है ये। आंसर इसका क्या होगा? वार्म एट नाइट, ऑप्शन ए। क्योंकि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो ये प्रोसेस है जिसमें जो गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह, ये ट्रैप कर लेते हैं अर्थ के हीट को जो रेडिएट होते हैं बाय द अर्थ सरफेस।
तो ये कैसे काम करता है, देखिए दिन के समय क्या होता है, सन का जो शॉर्ट वेव रेडिएशन, हमेशा ध्यान रखना सन से आने वाली जो रेज है वो शॉर्ट वेव होती है, बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं रहना चाहिए इसमें। ये पास करती है थ्रू द एटमॉस्फेयर और हीट कर देती है अर्थ के सरफेस को, अर्थ के सतह को गर्म कर देती है, और इसके बाद अर्थ इसी एनर्जी को एमिट करता है लॉन्ग वेव के रूप में। अर्थ जो है वो इंफ्रारेड या लॉन्ग वेव के रूप में इसे वापस रेडिएट बैक करता है, और इस केस में जो ग्रीन हाउस गैसेस है दोस्तों, ये एब्जॉर्ब करती हैं और इनफैक्ट री रेडिएट करती हैं इस पार्ट को, इस इंफ्रारेड रेडिएशन वाले पार्ट को। तो इससे क्या होता है, हीट लॉस होता है स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है, तो अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है जो नाइट से बहुत ज़्यादा कोल्डर होंगी, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कुछ हद तक सही है ना, बट एक लेवल से ज़्यादा नहीं। तो जो नेचुरल ग्रीन हाउस है वो ऑब्वियसली बात है अर्थ के एवरेज सरफेस को 15 डिग्री के आसपास रखने का काम करता है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस दिया अगर आपको अरेंज करना बिगर टू स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, और इसमें माइक्रोमीटर है, मिलीमीटर है, पिकोमीटर, नैनोमीटर है। तो अगर ये आपको ध्यान है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो सबसे छोटा है ना वो पिकोमीटर, नैनोमीटर। देखिए नैनोमीटर तो 10⁻⁻9 होता है, पिको होता है 10⁻12, और मिलीमीटर और माइक्रोमीटर कौन छोटा है, ऑब्वियसली होता है माइक्रोमीटर छोटा है। माइक्रोमीटर होता है 10⁻6 और मिलीमीटर होता है 10⁻3। ठीक है, तो अगर हम इसमें ऐसे देखें तो सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है, सबसे ज़्यादा बड़ा यहाँ पे मिलीमीटर है, तो सेकंड पहले आएगा, फिर माइक्रो आएगा, फिर नैनो आएगा और फिर पिको आएगा। तो 2143 ऑप्शन बी में, तो बी के साथ जाएंगे। ये एनसीईआरटीज वगैरह में मेंशन है। सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू, जो सोलर एनर्जी वो सब अलग अलग एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द टेक्नोलॉजी यूज्ड। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जैसे जो सोलर फोटोवोल्टेइक सेल्स होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं सनलाइट को डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। और ये कैसे करते हैं, फोटोवोल्टेइक इफेक्ट की वजह से। जैसे जो हमारा रूफ टॉप का जो सोलर पैनल्स होते हैं ना, वो भी इसी चीज़ पे काम करते हैं। इनफैक्ट सोलर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे जो सोलर हीट है वो स्टीम प्रोड्यूस करता है जिससे टरबाइन रोटेट किया आता है, और जो सोलर पावर इंजन या जो पंप्स हैं वो भी सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं ताकि मैकेनिकल वर्क कर सकें। ठीक है, सोलर एनर्जी को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट तो किया जा सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो इस हिसाब से आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड बी। तो ये आप ध्यान रखना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वैसे ज़्यादातर हम यूज़ होता है, जैसे जो सोलर पीवी सेल्स हैं खासतौर से, है ना, और थर्मल एनर्जी में भी इनफैक्ट यूज होता है, जैसे सोलर वाटर हीटर हो गए, सोलर कुकर्स हो गए। मैकेनिकल एनर्जी में भी जैसे स्टीम टरबाइन कई बार चलाया जाता है, या सोलर पावर्ड पंप्स जो होते हैं वो भी मैकेनिकल एनर्जी करवा रहा है। एन इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विच रिजेंबल्स वेरी क्लोजली टू इट्स ट्रू वैल्यू। तो इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो टर्म समझना होगा, एक एक्यूरेसी, दूसरा प्रिसीजन। ये भी 11th क्लास के फिजिक्स के इनिशियल चैप्टर में है, इफ़ आई एम रिकॉलिंग प्रॉपरली। ये होती है एक्यूरेसी, आंसर भी यहाँ पे करेक्ट है। देखिए एक वैसा इंस्ट्रूमेंट जो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को मेजर करता है जो बहुत क्लोज है इसके ट्रू वैल्यू के, वो चीज़ होती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कई बार ये काम आते हैं। तो इसमें आप ये देख लो, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो जो एक्यूरेसी है ये क्या होती है, क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, ये होती है एक्यूरेसी। जबकि जो प्रिसीजन है ना, ये क्लोजनेस तो है बट रिपीटेड मेजरमेंट्स का वो होती है प्रिसीजन। रिपीटेड मेजरमेंट्स टू ईच अदर इरिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रू वैल्यू से यहाँ पे लेना देना नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ ट्रू वैल्यू। जैसे एग्जाम्पल के केस में अगर आप देखो, जो प्रिसीजन है उसमें मल्टीपल मेजरमेंट्स लगते हैं। जैसे अगर मैं इस केस में सोचूं कि 10 सेंटीमीटर कोई लेंथ है, हमने मेजर करा, तो बार बार जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो 9.80 है ना, 9.80 इस तरह से ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे मल्टीपल मेजरमेंट्स लग रहे हैं। ये जो रीडिंग है वो प्रिसाइज है क्योंकि ये आइडेंटिकल है, ये प्रिसाइज है, एग्जैक्टली प्रिसाइज है, बट ये एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट इसे नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि ट्रू वैल्यू यहाँ पे 10 है, जो कि इससे ये दूर है। भले ये आइडेंटिकल है ना, ये प्रिसाइज है, बट ये एक्यूरेट नहीं है। तो
जो क्वेश्चन यहाँ पे वो कह रहा है ओनली वन मेजर्ड वैल्यू, यहाँ पे आप देखो ये कह रहे हैं जो वैल्यू को मेजर कर रहा है और वो बहुत क्लोजली है उस ट्रू वैल्यू के, तो वो चीज़ एक्यूरेसी कहलाती है। तो इस हिसाब से ये फ़र्क हमें समझना होगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसी में आप देख लो ना, ये तो सिंपल है, समझ आ रहा है कि अगर ट्रू लेंथ 10 सेंटीमीटर है और अगर इंस्ट्रूमेंट ए से आपने मेज़र किया और यहाँ पे 10.01 सेंटीमीटर निकल कर आ रही है आपकी मेजरमेंट, तो ये एक्यूरेट है क्योंकि ये बहुत क्लोज है ट्रू वैल्यू के। बट इंस्ट्रूमेंट बी जो है वो 9.5 सेंटीमीटर बार बार ये दिखा रहा है, दैट मीन्स ये प्रिसाइज तो है क्योंकि ये वैल्यूज सेम आ रही है, बट यहाँ पे डिफरेंस ये आ जा रहा है कि प्रिसाइज है, एक्यूरेट नहीं है। क्यों एक्यूरेट नहीं है? क्योंकि ये ट्रू वैल्यू से काफ़ी दूर है। सेम रीडिंग हर बार मिल रही है बट इट इज़ वेरी फार फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, तो ये डिफरेंस है। एक्यूरेसी मीन्स एक्चुअल वैल्यू है ना, और प्रिसीजन मीन्स रिपीटेड मेजरमेंट्स। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मास इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। चार्ज एंड मास बोथ कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ए एंड डी बोथ। तो जो पहला कह रहे हैं चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये बात सही है। देखिए चार्ज पॉजिटिव भी होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, है ना, पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं और जीरो चार्ज भी होते हैं, जिसे न्यूट्रल चार्ज कहते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज कौन से होते हैं? प्रोटॉन। नेगेटिव चार्ज कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और जीरो चार्ज वाले न्यूट्रॉन कहलाते हैं। दूसरा कह रहा है मास इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ये बात सच है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मास और वेट में फ़र्क होता है। मास क्या है कि अमाउंट ऑफ मैटर, कितना अमाउंट ऑफ मैटर है किसी ऑब्जेक्ट में, और क्लासिक फिजिक्स में जो मास है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। वेट जीरो हो सकता है बट मास नहीं होता, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। और ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट का कभी भी नेगेटिव मास नहीं हो सकता है। तो इस हिसाब से ये जो है वो सही है ना, आंसर ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे, ए एंड बी बोथ। तीसरा कह रहा है चार्ज एंड मास बोथ कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, नहीं ऐसा नहीं है, मास नेगेटिव नहीं हो सकती, इस वजह से सी गलत है, ठीक है, डी यहाँ पे सही है। इसमें असर्शन और रीजन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। असर्शन यह है कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जो कि 3 पिन सॉकेट पे काम करते हैं, अगर टॉप पिन को हटा दिया जाए तो भी वो काम करेंगे। रीज़न ये कह रहा है जो थर्ड टॉप पिन है वो हमेशा सेफ्टी डिवाइस के ऐसा यूज़ होता है। पहले देखो ये जो 3 पिन्स होते हैं इलेक्ट्रिकल प्लग में, वो 3 वायर में कनेक्ट होते हैं। ये होता है अर्थ टर्मिनल, ठीक है, ये वाला, और ये न्यूट्रल टर्मिनल होते हैं, ब्लू वाला जो आपको दिख रहा है, और ये लाइव टर्मिनल होते हैं, ठीक है। और इसमें बात कुछ ऐसी है कि जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो कि 3 पिन सॉकेट पे काम करते हैं, अगर आप टॉप पिन को हटा भी दो तो भी ये काम करेंगे। जो 3 पिन प्लग होते हैं इनमें एक लाइव वायर होती है जो करंट सप्लाई करते हैं। इसके अलावा एक न्यूट्रल होता है जो सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। इसके अलावा एक अर्थ टर्मिनल होती है जो कि टॉप होती है या थिकर पिन होती है ना, आपने देखा होगा ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो थिक होता है ना, जिसे टॉप कहते हैं, और ये सेफ्टी के लिए यूज होता है क्योंकि ये इसमें ये अर्थ टर्मिनल होता है। इसलिए जो अप्लायंस ऑपरेट करते हैं ना लाइव और न्यूट्रल वायर में, बस इसी में अप्लायंस काम कर सकते हैं डेफिनेटली, तभी तो 2 पिन वाले प्लग भी आते हैं। इवन अर्थ पिन यानी टॉप पिन को आप हटा भी दो तो भी अप्लायंस वर्क करेंगे। जो थर्ड टॉप पिन है वो सेफ्टी डिवाइस के रूप में यूज होता है। जो अर्थ पिन है जो मेटल बॉडी को कनेक्ट करता है टू द ग्राउंड, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो इस वजह से ये नॉर्मली कोई करंट कैरी नहीं करता है। ये करंट तब कैरी करेगा जब वो फॉल्ट होता है। तो इस ये एक तरीके का सेफ्टी डिवाइस के रूप में बेसिकली यूज़ होता है ना। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो 3 पिन सॉकेट पे काम करते हैं ये कंटिन्यू वर्क करेंगे अगर टॉप पिन को हटा दिया जाए। तो उसका रीज़न वही है कि सेफ्टी डिवाइस के रूप में ही ये यूज़ किए जाते हैं। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे, दोनों बातें सही हैं, रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया, आगे के साइंस के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको इस सीरीज से हेल्प मिल रही होगी। आपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बैच के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ से